हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, यानी ये इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर है। और ये स्पेशली क्लास 12 के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो बच्चे क्लास 12 में और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी काफ़ी हेल्प होगी इसमें। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, ठीक है, और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और इसके अंदर डिफरेंट जो भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है, एनसीईआरटी के डिफरेंट चैप्टर्स की, लेकिन यहाँ पे आपको इसका डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर का, और स्पेशली बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक्स भी आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर को मेमोराइज रखने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये लाइव सेशन है, आप यहाँ पे अपने डाउट्स और क्वेरी पूछ सकते हैं। और जब आप इस चैप्टर को कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी उसमें। आपको काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से इसमें टर्मिनोलॉजीज आती हैं, किसके टर्म का हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी ना, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर है। और ये साइंटिस्ट के नीड के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, हालांकि बोर्ड में इतना ज़्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाता है साइंटिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इसके बारे में देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, एक मिनट बस, तो इस चैप्टर को मेमोराइज करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी डील करता है टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये पुराने ज़माने में भी इसका यूज़ होता था और अभी भी इसका यूज़ हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी सब है क्या, हम लोग जो भी टेक्निक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, जो भी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, या उनके प्रोडक्ट्स का, एंजाइम्स वगैरह का, हार्मोन्स का, डिफरेंट चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उन चीज़ों का यूज़ करने के लिए। जैसे हम लोग अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल वगैरह जो बनाई जाती है ना, उसमें बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ होता है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक बनाई जाती है, पेनिसिलिन वगैरह, उसमें बैक्टीरियाज का यूज़ होता है, ठीक है। और जब इसका यूज़ हम लोग करते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स होती है जिनसे इन चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं हम लोग। और क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर, जैसे जीन वगैरह में चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो जीन वगैरह में किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसके जीन्स वगैरह का चेंजमेंट करते हैं ताकि हमको जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या हम जो भी हमारा जो हमें चाहिए उसका प्रोडक्ट वो हमें मिल पाए। तो ये सब जो चेंजमेंट हम लोग करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स हैं ना जिसका हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स को यूज़ करते हैं उन टेक्निक्स के थ्रू, और इससे हम लोग यूज़फुल प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है और बेनिफिशियल होता है, ठीक है। पुराने समय में भी इसका यूज़ किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी का। पहले कैसे यूज़ किया जाता था, जैसे माइक्रोब वगैरह का डायरेक्ट यूज़ कर लेते थे, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में और वाइन बनाने में ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करके चैप्टर है, वो भी इसी का हिस्सा है। तो कर्ड, ब्रेड या वाइन बनाने में यूज़ किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी का। दूध से दही बनाई जाती, ठीक है, ब्रेड वगैरह, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, वाइन, तो ये सब माइक्रोब्स का यूज़ करते थे। फिर टाइम टू टाइम इसकी टेक्निक डेवलप होती गई, ठीक है, कि जीन्स वगैरह को हम लोग किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। और अब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, इसको बड़े पैमाने पर बनाने के लिए ना। अल्कोहल, कर्ड या ब्रेड, कोई भी हमें बड़े पैमाने पर अगर बनाना है, पुराने मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो हमें उतना ज़्यादा वो लार्ज स्केल पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दही वगैरह जमाने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। ब्रेड वगैरह बनाने में अगर पुराने मेथड से हम बनाएं, अल्कोहल वगैरह को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम नए नए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं इसमें, और उससे हमें उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जीएमओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो जीएमओ का।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एक सपोज कीजिए फ्लेवर सेवर टोमेटो को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो टोमेटो ऐसा होता है, टोमेटो की खासियत क्या होती है कि बहुत जल्दी वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है, टोमेटो जो होता है बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगता है, तो उसमें पैक्टिनेज एंजाइम बनता रहता है जो उसके पैक्टिन को डिग्रेड करता रहता है, तो यानी बहुत जल्दी सड़ जाता है जो टमाटर अगर उसको कई दिन तक रखा जाए तो। लेकिन अगर हम फ्लेवर सेवर टोमेटो बना लेते हैं तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो होता है वो जल्दी नहीं डिग्रेड होता, ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक रिमेन रहता है, उसमें फ्लेवर भी बना रहता है उसका ना, उसका टोमेटो केचप वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और अब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये है फ्लेवर सेवर टोमेटो वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी सिंथेसाइज जीन्स एंड यूजिंग इट डेवलपिंग का डीएनए वैक्सीन, और हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसमें डीएनए वैक्सीन, ठीक है, ये या डिफेक्टिव जीन वगैरह डेवलप किया जाता है, डीएनए वैक्सीन डेवलप की जाती है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है, ईएफबी का फुल फॉर्म ये एग्जाम में आ सकता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने डेफिनेशन बताया था, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इन कंपासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने बताया, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन बन जाती है बायोटेक्नोलॉजी की कि हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं नेचुरल साइंस को ना, जैसे कर्ड वगैरह नॉर्मल नेचर में बन रहा था, कर्ड बन रहा था या वाइन बन रही थी, एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नेचुरल प्लस हमने जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया या सेल्स का और उनके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स उनके पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये ईएफबी ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के, कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होते हैं। डेवलप किया जाता है, डीएनए वैक्सीन डेवलप की जाती है, तो ये सब चीज़ों को टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, ठीक है, दो कोर टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती हैं ना, तो कौन कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है ना, ये कोर टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कोर टेक्निक कौन कौन सी यहाँ पे देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ना, डीएनए आरएनए को जब चेंज किया जाएगा, उसके सीक्वेंसेस वगैरह को चेंज किया जाएगा और उसको नए ऑर्गेनिज्म में डाला जाएगा, फिर उससे उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि इसके जीन्स में यानी डीएनए आरएनए में हम लोग चेंजमेंट करेंगे, ठीक है, तो इसमें अल्टर करते हैं किस चीज़ को, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, फिर इसको हम लोग किसी होस्ट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो उसमें उसी तरह से फिर उसके फिनोटाइप वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए राइस है, ठीक है, तो राइस में जनरली विटामिन ए नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे कि उसमें विटामिन ए, कैरेट के जीन से विटामिन ए वाले जीन लेके उसको इंसर्ट कर देंगे राइस में, तो वो राइस भी विटामिन ए प्रोड्यूस करने लगा। विटामिन ए आँख के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कैरेट नहीं उगता, ठीक है, वहाँ पे हम लोग अगर इस तरह के राइस, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, गोल्डन राइस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे फिर राइस से ही विटामिन ए भी मिल जाएगा, तो अलग से कैरेट यानी गाजर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको फिनोटाइप वगैरह चेंज हो जाता है जब हम कोई जीन इंसर्ट कराते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उससे क्या होता है, उसका फिनोटाइप, उसका जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, यानी नए नए प्रोडक्ट उसमें बनने लगते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नेक्स्ट है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स, ठीक है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल यानी माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ऑन द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि डिजायर्ड माइक्रोब वगैरह बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे हम लोग थोड़ा लैब वाला काम कर रहे हैं, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है, कि हम लोग एक स्टेराइल इन्वायरमेंट रखेंगे जिसमें कि कोई अननेसेसरी माइक्रोब ना हो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्या हो कि इसमें जो भी प्रोसेस चलता रहे वो एसेंशियल खाली वहाँ पे माइक्रोब हो और उससे जो है माइक्रोब के ग्रोथ में हेल्प हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंट रखते हैं। और फिर हमें लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे क्या मिलता है, एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स मिलते हैं, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स मिलने लगते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा, ये नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं,
तो टर्म्स क्या क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं एक बार। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। जब भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ करेंगे, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या होता है एक एक करके बताते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और एक हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई डीएनए लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो दो डीएनए का जब हम लोग जोड़ते हैं तो उससे जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और वेक्टर भी होता है, तो वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ के जो डीएनए बनेगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है वो बनाने के में हेल्प करता है। वेक्टर जो होता है वो उसको सेफली होस्ट के अंदर ले जाने का काम करता है। जैसे सपोज कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? कोई सवारी वगैरह का यूज़ करके, बाइक, स्कूटर, ठीक है, स्कूटर या कार वगैरह का यूज़ करके, ऑटो वगैरह, तो किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू जाएंगे दूसरी जगह पे। तो उसी तरह से डीएनए को भी जब भी हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को या हमें अपने जो है क्या कहते हैं उसको अपने जैसे जो है जिसका भी रिक्वायरमेंट है डिज़ायर डीएनए, ठीक है, तो डिज़ायर डीएनए को जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म में भेजना होगा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज़ करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होते हैं? वेक्टर डीएनए होते हैं, ठीक है। वेक्टर डीएनए ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये सेगमेंट, ये हम जब डालेंगे, जैसे हम लोग सपोज करते हैं विटामिन ए प्रोड्यूसिंग करने वाला सेगमेंट है, विटामिन ए प्रोड्यूसिंग सेगमेंट है जीन का, तो इसको जब हम लोग डालेंगे राइस में, इसको डालेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, एक वेक्टर, हमारे पास वेक्टर का यूज़ करते हैं, वेक्टर के थ्रू हम लोग इसमें डालते हैं। जब वेक्टर के थ्रू इसमें डालेंगे, अरे वेक्टर के थ्रू जब इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा? ये सेफली इंसर्ट हो जाएगा होस्ट में, ये सेफली होस्ट में इंसर्ट हो जाता है। और जब होस्ट में इंसर्ट हो जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोडक्ट वगैरह बनाने लगेगा, ठीक है, विटामिन ए वाले प्रोडक्ट बनाने लगेगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और वेक्टर डीएनए भी होता है। जीन क्लोनिंग करते हैं यानी जो भी जीन का हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑर्गेनिज्म में सेंड करना उसको हम लोग बड़े पैमाने बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह के जीन बना लेंगे कि अगर एक ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तीसरा ना, जैसे कोई मिशन वगैरह भेजा जाता है तो डिफरेंट मिसाइल्स वगैरह लॉन्च, वो जो है मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं ताकि जैसे कोई आउटर स्पेस में कोई भेजना है मिशन वगैरह तो उसमें डिफरेंट मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। कोई ना कोई तो सक्सेसफुल रहेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि कोई ना कोई एक सक्सेसफुल हो जाए ना। तो इस तरह से बार बार ट्राई करते हैं, तो इसलिए जीन क्लोनिंग की जाती है। जीन क्लोनिंग, जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग, इस तरह के ये वाले जीन हम लोग बहुत सारे बना लेंगे, जिससे अगर ये वाला जीन मान लो एक जीन अगर नहीं भी गया, नहीं सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर पाया प्रोडक्ट, तो हमारे पास दूसरे जीन रहते हैं, दूसरे जीन जो होंगे इनको हम भेजेंगे, कोई ना कोई जीन तो होस्ट में जाके सक्सेसफुली प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जीन क्लोनिंग भी हम लोग कर सकते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे हम लोग प्रोडक्ट बना भी सकते हैं। नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर, मतलब जीन को सेंड करना, ठीक है, जीन को होस्ट में इंट्रोड्यूस करना, इसी को हम लोग बोलेंगे जीन ट्रांसफर। तो ये इतनी चीज़ें सब की जाती हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ होता है, जीन क्लोनिंग करते हैं और जीन ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, डीएनए जब भी हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का तो वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया वगैरह में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है क्योंकि सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है ना, और बैक्टीरिया वगैरह में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन होना डीएनए का, तो ये सिंगल होता है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो लंबा डबल स्टैंडर्ड है, तो उसमें मल्टीपल ओआरआई होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मल्टीपल ओआरआई हो सकते हैं, यानी डिफरेंट जगह से वहाँ पे क्या हो सकता है कि स्टार्ट हो सकता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ना, कोई भी अगर जीन का क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो उसमें क्या होना चाहिए? वेक्टर वगैरह में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एलियन डीएनए जो होता है ये लिंक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ठीक है। तो जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास जोड़ा जाएगा और फिर ये रेप्लिकेट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये मल्टीप्लाई करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग।
और मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज इसमें बनती हैं ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी, एक जैसी कॉपीज बनेंगी। तो अगर ये जैसे इसमें अगर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो इस तरह के और भी वेक्टर बन सकते हैं ना। इस तरह के बहुत सारे वेक्टर, जीन क्लोनिंग से इस तरह के और वेक्टर बनाए जा सकते हैं। हमने एक वेक्टर शुरू में बना लिया, फिर उसकी जीन क्लोनिंग वगैरह की, तो डिफरेंट हमको वेक्टर मिले ना। इस तरह से डिफरेंट वेक्टर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ड्रॉ करना मुश्किल रहता है, इसलिए नॉर्मली बना के दिखा देते हैं। अच्छी ड्राइंग बहुत नहीं बन पा रही है इसमें। आगे डायग्राम आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा वेक्टर का जो होता है। डायग्राम आएगा होगा, ये है वेक्टर डीएनए ना, इस तरह का गोल गोल बनता है, ठीक है। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया ना, ब्लू कर दिया थोड़ा सेगमेंट, ये आप देखें तो ये सेगमेंट ब्लू कर दिया इस तरह का, ठीक है। वेक्टर डीएनए, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये पूरा वेक्टर डीएनए है बाकी ना। यहाँ पे कितने अच्छे से दिखाया गया, ये फॉरेन डीएनए था, ठीक है। वेक्टर डीएनए था, वेक्टर डीएनए में बैक्टीरिया वगैरह से जनरली निकाल लेते हैं, तो वेक्टर डीएनए को बैक्टीरिया से निकाल लिया जाता है। और ये फॉरेन डीएनए, मान लो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले डीएनए और ये वेक्टर डीएनए, तो ये हमने निकाल लिया इंसुलिन वाला डीएनए और ये बैक्टीरिया का डीएनए निकाल लिया, फिर दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। ये इसमें से ये पूरा जो अच्छा डीएनए था ना, इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट इंसुलिन बना रहा था, सिर्फ इतना पार्ट इंसुलिन मान लो बना रहा था। तो ये इंसुलिन वाले पार्ट को हमने कहाँ पे डाल दिया, बैक्टीरिया के वेक्टर डीएनए में डाल दिया। तो इंसुलिन वाले पार्ट को बैक्टीरिया के वेक्टर डीएनए में डाल दिया, तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया पूरा, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्स में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये बैक्टीरियल सेल्स ही हम लोग प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्लांट सेल क्या बनाने लग जाएगी, ये प्लांट सेल इंसुलिन हार्मोन बनाने लग जाएगी। तो ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले हम फॉरेन डीएनए लेते हैं, मान लो इंसुलिन वाला बनाने वाला डीएनए हमने ह्यूमन के पैंक्रियास से निकाल लिया, क्योंकि इंसुलिन कहाँ बनता है, ह्यूमन के पैंक्रियास से बीटा सेल से बनता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने ये डीएनए या जीन निकाल लिया, इसका एक पार्ट निकाल लिया जीन का, ठीक है। और वेक्टर डीएनए ले लिया, ये हम लोग किससे लेते हैं, प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, तो इसको हम लोग निकाल लिए। और बैक्टीरियल डीएनए को वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस कराया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस कराया, इससे बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा, जब हम लोग डालेंगे किसी प्लांट सेल वगैरह में, तो प्लांट में इंसुलिन हार्मोन बनने लग जाएगा। यहाँ पे इसने इक्वलाई में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान सी होती है, आपको दिख रहा होगा। सेल में डाल दिया इसने, तो ये सारी सेल्स जो होंगी वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगी, इंसुलिन या कोई एंटीबायोटिक जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे, ठीक। ये पूरा प्रोसीजर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन का और उसके इंट्रोडक्शन का। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। क्लोनिंग क्या होता है कि इसी डीएनए के हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की या वेक्टर डीएनए की, तो उसको हम लोग क्लोनिंग बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए की बात कर रहा है कि टेम्पलेट डीएनए की हमने क्या कर लिया, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना ली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग इस प्रोसेस को। ह्यूमन के पैंक्रियास से बीटा सेल से बनता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये डीएनए या जीन निकाल लिया, इसका एक पार्ट निकाल लिया जीन का, ठीक है। और वेक्टर डीएनए ले लिया, ये हम लोग किससे लेते हैं, प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, तो इसको हम अब इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको तो बताया था कैसे होता है। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रोड्यूस किया गया था, तो ये जीन को इनकोड किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद अ नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड था रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया गया था कि जो क्या था हमारे पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। सर्कुलर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनता है और साल्मोनेला टाइफिमरियम, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफिमरियम का ये बना, साल्मोनेला टाइफिमरियम यानी इस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है, 1972 में, ठीक है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने ये क्या किया था 1972 में, by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was able to conferring antibiotic resistance। तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने एकम्प्लिश किया था 1972 में, आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को बाय कटिंग आउट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईयर आपको याद रखना है, इस ईयर में, ठीक है, इन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन निकाला, ठीक है। और कैसे निकाला, तो वो जो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना कुछ केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। उसी केमिकल बनाने वाले, जो बैक्टीरिया केमिकल बना रहा है, तो उसके केमिकल बनाने वाले जीन को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उस केमिकल को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस केमिकल को, जो जिससे दूसरा बैक्टीरिया मर रहा है, उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं।
उस केमिकल बनाने वाले जीन को हम लोग यानी एंटीबायोटिक बनाने वाले जीन को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और उससे फिर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह का प्रोडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक, जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बना रहा है ना, तो उसके पास एक जीन भी होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, ठीक है, ताकि वो खुद उससे सेफ रहे ना, बैक्टीरिया को खुद वो एंटीबायोटिक असर ना करे। तो हम लोग भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पुट आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कट आउट कर लिया, उसको हम लोग बाहर निकाल लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, और फिर उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफाइड लोकेशन बिकम पॉसिबल द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैसे कट करके बाहर निकालते हैं, यहाँ पे मॉलिकुलर सीजर्स का यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी मॉलिकुलर सीजर्स का यूज करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर, इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो डीएनए की पीस होती है उसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए से लिंक करा देते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वेक्टर की तरह से होता है। अच्छा, ये प्लाज्मिड क्या होता है एक बार आपको बता देते हैं, प्लाज्मिड होता क्या है। जब हम लोग बैक्टीरिया बनाते हैं ना, जब हम लोग क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, तो बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, ये डीएनए जैसे है इसका, ठीक है, ये तो मेन डीएनए इसका है ना, न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो इस तरह से डीएनए एक जगह पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल। क्रोमोसोम के अलावा भी इसमें कुछ मटेरियल होता है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। तो ये सर्कुलर प्लाज्मिड जो होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। तो ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर मतलब ये कैरियर काम करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाएंगे। तो ये वेक्टर का काम करते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, वेक्टर का काम कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम गई क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर, इसका यूज करते हैं। एक मिनट, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो डीएनए की पीस होती है उसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए से लिंक करा देते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वेक्टर की तरह से होता है। अच्छा, ये प्लाज्मिड क्या होता है एक बार आपको बता देते हैं, प्लाज्मिड होता क्या है। जब हम लोग बैक्टीरिया बनाते हैं ना, जब हम लोग क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, तो बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, ये डीएनए जैसे है इसका, ठीक है, ये तो मेन डीएनए इसका है ना, न्यूक्लियस तो होता नहीं, इस तरह से डीएनए एक जगह पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं। तो ये है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल। क्रोमोसोम के अलावा भी इसमें कुछ मटेरियल होता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। तो ये सर्कुलर प्लाज्मिड जो होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। तो ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर मतलब ये कैरियर काम करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है और ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, ठीक है। तो ये क्या कराता है, डीएनए को ट्रांसफर कराता है जो भी से हम अटैच करेंगे ना। जैसे हम लोग मॉस्किटो का एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो जैसे इंसेक्ट वेक्टर है, तो मलेरिया के पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लेके जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से मॉस्किटो होता है इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है, और वो मलेरिया पैरासाइट को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लेके जाता है। इसी तरह से प्लाज्मिड भी जो होता है ना, वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, और वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक डीएनए से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड जो होता है वेक्टर की तरह काम करता है, और वो क्या करता है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है। तो ये है, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज से हम लोग क्या करेंगे, फिर डीएनए लाइगेज से वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है ना, उससे हम लोग दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंट स्टिकी एंड, यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, तो ये डीएनए लाइगेज से जोड़ने का काम करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे ये इसका हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, प्लस इसमें हमने इसको ऐसे कट किया, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, यहाँ पे हम लोग इस ठीक। तो ये चेक करना है, मॉस्किटो एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो जैसे इंसेक्ट वेक्टर है, तो मलेरिया पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लेके जाता है, ठीक है। जिस तरह से मॉस्किटो होता है इंसेक्ट वेक्टर, यहाँ पे ये इस तरह से है ना, इसमें क्या ये वेक्टर है, वेक्टर को वैसे बीच में से कट कर लिया थोड़ा सा, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वेक्टर में आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ये चिपका इससे कैसे, तो डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम लोग, डीएनए लाइगेज से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज से इस चीज को जोड़ेंगे ना, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड्स, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करता है, डीएनए मॉलिक्यूल कट करता है और इनके एंड्स को ज्वाइन करता है।
दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके वजह से क्या होता है, सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए बनेगा और इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सर्कुलर डीएनए बनता है वो अपने आप रेप्लिकेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये डीएनए जो है ये ट्रांसफर होता है ई कोलाई में। ठीक है, ये डीएनए किसमें ट्रांसफर होगा, ई कोलाई में, बैक्टीरिया में, और ये साल्मोनेला से रिलेटेड है। ठीक है, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। फिर ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इसमें यूज होता है, इससे मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। इसमें क्या ये वेक्टर है, तो इसको हम लोग डीएनए को ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई में। ठीक है, हमने यूज़ किसका किया था, साल्मोनेला टाइफोमोरियम का। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया था, वेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे थे ई कोलाई का, और फिर ई कोलाई में हम लोग इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये ई कोलाई में क्यों कर रहा है, क्योंकि ई कोलाई जो क्लोजली रिलेटेड होता है, साल्मोनेला और ई कोलाई आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब ये जो एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, इसको बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जब ये इसका वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर में क्लोनिंग की एबिलिटी होती है। अभी बताया था क्लोनिंग क्या होता है, कि एक वेक्टर जो होता है एक जैसे बहुत सारे वेक्टर बनाता है अपने जैसे, तो वेक्टर में जिस तरह से क्लोनिंग की एबिलिटी होती है उस तरह से वेक्टर जब क्या करेगा, क्लोन करेगा, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन होगा ये भी क्लोन करेगा। ठीक है, तो ये जीन भी क्लोन करता है, वेक्टर जैसे जैसे क्लोन करता है तो जीन में भी क्लोनिंग होती है ना। तो जीन में भी क्लोनिंग होगी तो वेक्टर के साथ साथ जीन जो है उसमें भी क्लोनिंग होती जाती है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, हमें जो भी चीज़ बनानी है उसको हम बना सकते हैं। तो जब भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो वहाँ पे 3 बेसिक स्टेप हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सबसे पहले हम डिजायरेबल जीन के डीएनए को पहचाने, फिर उसको इंट्रोड्यूस करें आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, होस्ट में इंट्रोड्यूस करें, फिर मेंटेनेंस करें इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। फिर उसको डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको उसमें मेंटेन करके रखें डीएनए को, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ताकि उसके जनरेशन में भी जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करें, उसको सेफली उसको जो अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली हैं, बीच में हम थोड़ा सा गैप लिया था। और बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल में बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होता है, ईएफबी ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, इसमें डिफरेंस देख लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जीन कोडिंग, जीन ट्रांसफर क्या होता है, ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, ये आपको 2 साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से नाम याद रखने हैं, हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, सबसे पहले जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो इसमें क्लोनिंग हमने देखा था, क्लोनिंग कैसे होती है, वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, और मेन जो 3 स्टेप्स क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, तो वो 3 स्टेप क्या हैं वो हमने पढ़े। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखनी है, किन किन टूल का यूज़ होता है। सिंपल एक देखो, हमें जीन को कट करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा चाहिए जो जीन को कट कर सके, तो रिस्ट्रिक्शन हम लोग एंजाइम का यूज़ करते हैं, इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। और पॉलीमरेज एंजाइम, जीन कट हुआ, अब उस जीन से डीएनए वगैरह बनेगा। ठीक है, उससे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो या उसका रेप्लिकेशन होगा, उससे और जीन बनेंगे। तो पॉलीमरेज एंजाइम भी एक चाहिए होता है ना, जो उसका रेप्लिकेशन कराए या उससे आरएनए और जो है फिर प्रोटीन बनवाए। दूसरा है लाइगेज, लाइगेज चाहिए होता है जो जीन और वेक्टर को, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को जोड़े। ठीक है, तो एक लाइगेज एंजाइम चाहिए होगा जिसको हम लोग मॉलिकुलर ग्लू बोलते हैं। और वेक्टर चाहिए होता है, वेक्टर क्या करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर देगा होस्ट में, तो एक वेक्टर भी चाहिए होता है। और साथ साथ एक होस्ट भी तो चाहिए भाई, जिसके अंदर हम जीन को भेजेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेंड करेंगे, तो एक होस्ट भी तो हमको चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें हमको, इतनी चीज़ें इसमें चाहिए। ठीक है, हाँ, और म्यूट तो नहीं है, एक बार चेक कर, वॉइस आ रही ना, शायद वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, आई होप वॉइस आ रही होगी। फिर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर, जिन लोगों ने जल्दी इस सेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, और यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वेक्टर पे शॉर्ट नोट आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह पे, और एमसीक्यूज में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके प्रोसेस स्टेप्स पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर देगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में दो एंजाइम जो थे, ठीक है, वो आइसोलेट किए गए थे। रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्टेरिया कोलाई वर आइसोलेटेड, ठीक है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। यानी बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसके क्या कर रहे थे, उसके डीएनए को कट करने का काम कर रहे थे, उसको फ्रेगमेंटेशन उसका कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज को ग्रो नहीं करने दे रहे थे ई कोलाई पे। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ई कोलाई तो बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं जो इसको इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरियोफाज ना इससे से नाम है। तो बैक्टीरिया को ईट करने वाले वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। और ई कोलाई से कुछ ऐसे एंजाइम हम लोगों ने निकाले, यानी एस्चेरिशिया कोलाई, जो एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर रहे थे या उसके प्रोटीन का लाइसिस करा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई पे ग्रो नहीं कर पा रहा था, उसको किल नहीं कर पा रहा था, ई कोलाई को उसको ईट नहीं कर पा रहा था। तो ये दो एंजाइम कौन कौन से थे, ये थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग वेरिएंट थे। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंडो दो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है और एक एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। एंडोन्यूक्लियस होता है जो जीन को बीच से कट करता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो जीन को अंदर के साइड से कट करता है, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस होता है जो जीन को टर्मिनल एंड से कट करता है, दोनों किनारे से कट करेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जनरली हम लोग एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं जो स्पेसिफिक साइड पे डीएनए को कट करता है। तो याद रखना है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं जीन को डीएनए को अंदर से कट करते हैं स्पेसिफिक साइड से, और एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो टर्मिनल पार्ट से कट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब इसको आइसोलेट किया गया तो ये क्या कर रहे थे, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं और दूसरा कट करता है डीएनए को, ठीक है। तो जो डीएनए को कट करता है उसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सबसे पहले 1963 में ई कोलाई से आइसोलेट किया गया था। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हाइंड D2, ठीक है, हाइंड D2 इसका नाम होता है। इसको हाइंड D2 पढ़ते हम लोग। और ये स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसके बाद जो है इसमें से इट वाज फाउंड दैट हाइंड D2 ऑलवेज का डीएनए मॉलिक्यूल पर्टिकुलर पॉइंट पर रिकॉर्ड है, ठीक है, 6 बेस पेयर पे, ठीक है, 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा, जैसे ATGCA इस तरह से करके। तो 6 बेस पेयर्स हो ना, ATT GGC, तो जो भी उसका सीक्वेंस होता है उसको वो इन सब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इनका ये पर्टिकुलर बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वहाँ से कटिंग करते हैं ना। ये देखेंगे कि इनको जैसे इसमें कट करना है, ठीक है, तो देखेंगे कि A कहाँ पे है, ठीक है, फिर T कहाँ पे लिखा, भी यहाँ पे थोड़ा लिखना प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, ATGC। तो ये सब देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कहाँ पे इस तरह के सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो जहाँ पे इस तरह के सीक्वेंस दिए होते हैं वहाँ से इसको कट कर देते हैं। जनरली 6 बेस पेयर के सीक्वेंस देखते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हाइंड D2, हाइंड D2 के रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी इनको कहा जाता है। इन बेस सीक्वेंसेस कहा जाता है रिकॉग्निशन, यानी यहीं से पहचान के फिर इसको कट करता है, ठीक है, यहीं से पहचान के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करता है। और यहाँ पे हमें 900 हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब हो गए हैं। पहले जो एक आइसोलेट किया गया था, अब 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और 200 से 30 से ज़्यादा स्ट्रेन से ये आइसोलेट किया जाता है। बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से भी ज़्यादा से ये आइसोलेट किए जाते हैं। डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस इसमें होते हैं। और इसके बाद अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे होती है हम लोग देख लेते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सबसे पहले इसकी डिस्कवरी ई कोलाई से इसको डिस्कवर किया गया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हाइंड D2 सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। 6 बेस पेयर पे रिकॉग्निशन करता है, यानी वहाँ से कटिंग करेगा। और इसमें इको R1 ना, इको R1 इसका नाम है, ठीक है, एक एंजाइम हमारे पास इको R1, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से जो हमको मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसको हम लोग बोलते हैं इको R1 ना, इको R1 बोलते हैं। इको R1 जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एस्चेरिशिया कोलाई RY13, ठीक है, इको R1 ये एस्चेरिशिया कोलाई RY13 इस बैक्टीरिया से लिया जाता है। इको R1 क्यों, ई का मतलब है जीनस, एस्चेरिशिया कोक्सियो ये कोलाई यानी इसका स्पीशीज है। और R1 आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन है एस्चेरिशिया कोलाई में, रफ स्ट्रेन जो आता है, ठीक है, रफ और स्मूथ स्ट्रेन ये सब ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में है दिए हुए हैं। तो रफ स्ट्रेन और जेनेटिक्स में भी दिया हुआ है, जेनेटिक्स में रफ और स्मूथ स्ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जिसमें रैट किल हो रहा था ना। तो यहाँ पे आर जो है रफ स्ट्रेन होता है, यानी इसकी जो कैप्सूल होती है वो रफ होती है, ठीक, और
यहाँ पे R1 क्या है, 1 जो होता है इसके ऑर्डर को इंडिकेट करता है ना, यहाँ पे स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को इंडिकेट करता है, तो ई को R1 इस तरह से होता है, स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। ये Escherichia coli R जो होता है ये यहाँ पे क्या, R का मतलब है रफ स्ट्रेन, और 1 क्या होता है इसका नंबरिंग होती है इसकी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है, न्यूक्लियेजेस को पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस, इस तरह से दो एंजाइम यहाँ पे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। और एक्सोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं ये डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियेजेस करता है, ठीक है, यानी उसको रिमूव आउट करेगा, रिमूव करेगा कट करके, एक्सोन्यूक्लियस किनारे किनारे से डीएनए के एंड से, डीएनए के एंड से हटाता है, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के बीच बीच में स्पेसिफिक पोजीशन से हटाता है, ठीक है। तो डीएनए के बीच बीच में स्पेसिफिक पोजीशन से कौन हटाता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, ये करता है, कट करता है। Each restriction endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये इंस्पेक्ट करते हैं डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को, ठीक है, या डीएनए सीक्वेंसेस वगैरह को खोजेंगे, बताए ना 6 बेस पेयर्स होते हैं, तो 6 बेस पेयर्स को ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो आता है, इट बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे ये कट करेंगे। कटिंग कहाँ पे करेंगे, सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे करते हैं। और इसके बाद हम लोग कल आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का MCQ, ठीक है, यानी MCQ प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं वन शॉट क्लास 12 का बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और कल हम लोग नीट के लिए मॉक टेस्ट एक लेके आएंगे, और उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के MCQs रहेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो उसको जरूर देखें। तो डीएनए के बीच बीच में स्पेसिफिक पोजीशन से कौन हटाता है, एंडोन्यूक्लियस होता है। तो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है यहाँ पे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को इन द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, पैलिंड्रोम का यहाँ मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम यानी जो एक कहते नहीं उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, एक कहावत है उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का नाम इस तरह से है कि 3 अक्षर कोई नाम लिख दिया और वो उल्टा सीधा एक जैसे दिखता है, उस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। डीएनए पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जब उनको सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें तो इसका एक ही जैसा ऑर्डर बनता है। जैसे लिखा हुआ है ATA, मान लो ATA लिखा हुआ है ना, अब हम ATA को ना चाहे उल्टा पढ़ें चाहे सीधा, ये ATA ही रहेगा, ठीक है। पहले एडनिन आएगा फिर थायमिन फिर एडनिन आएगा। ATA लिखा हुआ है अगर तो पहले एडनिन फिर थायमिन फिर एडनिन। अगर इसको इस तरह से पढ़ेंगे ना, मान लो ये 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो भी यही होगा ATA, और 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेंगे तो भी ATA होगा। तो ये क्या रहता है, सेम रहता है इसमें, ठीक है। इनका ऑर्डर इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और इसी को रिकॉग्नाइज करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जनरली पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये वेक्टर डीएनए या फॉरेन डीएनए, इसको हमने कट किया वेक्टर डीएनए को, ठीक है, वेक्टर डीएनए को एंड को कट किया। अब किस तरह से एंड को कट करते हैं, तो इसके एंड को कट जो किया जाता है वो इस तरह से, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे सीधे सीधे कटिंग लग कर देंगे, ठीक है, वेक्टर डीएनए को, जैसे ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है, इस तरह कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वेक्टर डीएनए, तो इसको नॉर्मल ऐसे कट करेंगे बीच से, तो फिर ये जुड़ेगा कैसे, यहाँ पे जो ये होगा फॉरेन जीन ये जुड़ेगा कैसे, तो हम लोग इसको सीधे नहीं कट करते, हम लोग इसको कैसे कट करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से कट करते हैं जिग-जैग मैनर में ना, इस तरह से कट करेंगे जिससे कि ये फ्लैप्स बन जाए, फ्लैप बन जाए ना। तो ये जो फ्लैप बन जाते हैं ये दोनों, इस तरह से कट के ये फ्लैप बन गया। तो अब ये फ्लैप जो होगा ना, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना फ्लैप, ये वेक्टर का फ्लैप है और ये इसका फ्लैप है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्लैप है। ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से खांचे पे बैठ जाएंगे एकदम, ठीक है, जैसे चाबी ताले में इस तरह से एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ये वेक्टर पे इस तरह से एकदम एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए फ्लैप बनाना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा कट करते हैं जिग-जैग मैनर में, जैसे कि फ्लैप्स बन जाए। इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। तो ये वेक्टर से यहाँ पे ये हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे एंड पे भी होगा, यहाँ पे दूसरे एंड पे भी ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था ब्लैक वाला, यहाँ पे भी इस तरह का फ्लैप रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह का फ्लैप रहेगा। और इस फ्लैप पे क्या होगा, अच्छा ये तो वेक्टर है ना इधर,
इधर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इधर इधर फ्लैप रहेगा ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट के इस साइड ऐसे फ्लैप रहेगा, ठीक है, इस साइड ऐसे फ्लैप रहेगा। यहाँ तो ये पूरा वेक्टर ही रहेगा, ऐसे गोल पूरा आएगा ना वेक्टर, ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलर में वेक्टर आएगा। और इधर के साइड थोड़ा सा फ्लैप रहेगा, जिससे कि वेक्टर का फ्लैप और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्लैप जो होंगे ज्वाइन होंगे आपस में, ठीक है। वेक्टर का फ्लैप, इसमें थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसी तरह का फ्लैप ये बन जाएगा, वेक्टर का और जीन का फ्लैप आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के इधर के साइड जैसे ये बन रहा है कंघी जैसा, तो इस साइड भी बनेगा। कहने का मतलब है कि जो फिर इंटरेस्ट के इधर कंघी जैसा बन रहा है, तो ये इधर भी कंघी जैसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का। और ये वेक्टर जो है इसका ये वाला फ्लैप जो था, इस साइड भी इस तरह से आके ज्वाइन हो जाएगा, तभी तो ये गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ सर्कुलर मैनर में होता है, अरेंज जो हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे एंड पे भी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं और रिकॉग्निशन GAATC इस साइड का रिकॉग्निशन होता है। ये आप लोग याद रख लेंगे तो बहुत ही आपके काम आएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि किस साइड का रिकॉग्निशन होता है, GAATT और सिंगल C इसका रिकॉग्निशन होता है। अच्छा, इसको हम लोग सीधे पढ़े GAATTC तो भी सेम रहेगा, और इसको उल्टा जैसे पढ़े GAATTC इस तरह से ये भी सेम रहता है। मलयालम जैसे एक होता है, मलयालम को अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भी मलयालम सेम ही रहेगा वर्ड। उसी तरह से यहाँ पे GATTC है, इसको हम लोग अगर उल्टा इस तरह से लिख दें GATCTTAAG लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे तो ये भी GATTC लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में सेम मतलब बनता है इसका। 5' to 3', 3' to 5'। यहाँ पे स्टिकी एंड तो बता ही दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। कहने का मतलब है कि जो फिर इंटरेस्ट के इधर कंघी जैसा बन रहा है, तो ये इधर भी कंघी जैसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का। और ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग होगी DNA लाइगेज से। हाँ, ज्वाइनिंग इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो जीन का और वेक्टर का जो अटैचमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाइगेज का, DNA लाइगेज का। DNA लाइगेज जो होता है इन फ्लैप्स को जोड़ने का काम करता है। तो DNA लाइगेज जो होता है रिकॉम्बिनेंट DNA और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने का काम करता है, वेक्टर DNA और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने का काम करता है। GAATC इस साइड का रिकॉग्निशन होता है, ये आप लोग याद रख लेंगे तो बहुत ही आपके काम आएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि किस साइड का रिकॉग्निशन होता है, GAATT। और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और लोग जो लोग अभी तक सेशन ज्वाइन जिन्होंने किया वो लोग सेशन ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। वन शॉट जो है क्लास 12 की बायोलॉजी का, और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस सेशन को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, जो भी लोग क्लास 12 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे तो ये भी GAATTC। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ अ DNA फ्रेगमेंट। DNA फ्रेगमेंट का सेपरेशन कैसे होता है, आइसोलेशन कैसे होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, तो फिर उसको हम लोग आइसोलेट कैसे, अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक क्या है, क्योंकि यहाँ पे मशीन बनी हुई है ना, जैसे एक मशीन होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, और इसमें एग्रोस जेल भरा होता है, ग्रे ग्रे दिख रहा है, तो ये एग्रोस जेल इसमें फिल होता है, और यहाँ पे वेल्स होते हैं, ठीक है। अब DNA जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको जो है कैथोड से एनोड इस तरह से बना दिए जाते हैं, और ये इस तरह से मूवमेंट करता है DNA, ठीक है, टुवर्ड्स एनोड इसकी मूवमेंट होती है, क्योंकि DNA पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड की तरफ मूवमेंट करता है। इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी DNA, और जब DNA मूव करेगा तो छोटा DNA आगे आगे चला जाएगा, बड़ा DNA भारी DNA जो होगा वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो अलग अलग बैंड बनते जाते हैं, छोटे छोटे DNA आगे निकलते जाते हैं, तेजी से आगे जाते हैं, और बड़े DNA जो होंगे वो भारी भारी वो पीछे रह जाएंगे। एक स्केल भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो DNA को कंपेयर करने के लिए होता है, तो एक स्केल लगा देते हैं, उसमें बड़े छोटे हर साइज के DNA रहते हैं, और उससे फिर हम लोग कंपेरिजन करते हैं अलग अलग DNA के बैंड के मूवमेंट का, ठीक। यहाँ पे वेल्स होते हैं जहाँ पे DNA अंदर किए जाते हैं, तो भरे फिल किए जाते हैं, और फिर ये DNA मूव करता रहता है। तो ये एग्रोस जेल है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, ठीक है। डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड सेट है DNA फ्रेगमेंट्स के। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कटिंग ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इससे सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर रहे हैं हम लोग, DNA की कटिंग कर रहे हैं और उसको फिर क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। DNA क्या होता है, निगेटिवली, ये आपको याद रखना, DNA पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये एनोड की तरफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की जाती है ना। इस पूरे सेटअप को बैटरी से या पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइड आ जाती है, यहाँ पे क्या जाती है माइनस साइड, ये माइनस बन जाता है नहीं कैथोड, और ये वाला पार्ट बन जाता है, दूसरा वाला पार्ट एनोड बन जाता है, नहीं पॉजिटिव बन जाता है, एक पार्ट कैथोड बन जाता है, एक पार्ट एनोड बन जाता है,
ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो डीएनए जो होता है उसमें माइनस का चार्ज होता है, डीएनए पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, याद रखना। तो ये एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है, प्लस वाले पार्ट की तरफ। आई होप ये दिख रहा होगा, ये माइनस ये प्लस है, और ये डीएनए जो है ये माइनस टू प्लस मूवमेंट इसकी हो रही है। तो जब ये मूवमेंट करेगा तो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी कि एग्रोस जेल होता है ना, जिसमें ये सब काम हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट ये एग्रोस जेल में हो रही है। तो एग्रोस जेल जो होता है ये कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, एग्रोस जेल को आइसोलेट किया जाता है सी वीड से। एग्रोस जेल को हम लोग कहाँ से आइसोलेट करते हैं, सी वीड से आइसोलेट करते हैं। इससे सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएनए की कटिंग कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। डीएनए क्या होता है निगेटिवली, ये आपको याद रखना, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड की तरफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की जाती है। इस पूरे सेटअप को बैटरी से या एग्रोजेल को सी बीड से हम लोग आइसोलेट करते हैं। यहाँ पे क्या जाती है माइनस साइड, ये माइनस बन जाता है कैथोड और ये वाला पार्ट बन जाता है, और इसमें क्या है पॉजिटिव बन जाता है। तो साइज के बेसिस पे कैसे होता है ये, साइज के बेसिस पे सीविंग इफेक्ट, ठीक है, थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। तो साइज के बेसिस पे ये अलग अलग हो जाएंगे ना, एक सीविंग इफेक्ट आएगा, छलनी की तरह काम करेगा ये एग्रोस जेल। और ये जो भारी डीएनए है, हैवियर डीएनए, उसको पहले रहने देगा, और स्मॉलर डीएनए जो होंगे, लाइटर डीएनए, वो आगे निकल जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी कि एग्रोस जेल होता है ना, जिसमें सब काम करता है, एग्रोस जेल जो होता है ये कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, एग्रोस जेल को आइसोलेट किया जाता है सी वीड से। एग्रोस जेल को हम लोग कहाँ से आइसोलेट करते हैं, सी वीड से आइसोलेट करते हैं। एग्रोस जेल को सी वीड से हम लोग आइसोलेट करते हैं। और इसमें क्या है, तो साइज के बेसिस पे कैसे होता है ये, साइज के बेसिस पे सीविंग हरी डीएनए है, हैवियर डीएनए, उसको पहले रहने देगा, और स्मॉलर डीएनए जो होंगे, लाइटर डीएनए, वो आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, तो इनको देखेंगे हम लोग कैसे। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स पहले को ये रेड कैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इनको देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेनिंग करते हैं डीएनए की, जिसको बोलते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, एक डाई होती है, इससे इसकी स्टेनिंग करते हैं, इसको रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। इस एथिडियम ब्रोमाइड की वजह से क्या होता है, फिर जब हम लोग इसका यूवी लाइट में एक्सपोजर करेंगे, इसके ऊपर यूवी लाइट जब रेडिएट करेंगे, तो ये हमें बैंड्स दिखाई देंगे, विजिबल होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएनए फ्रेगमेंट को एथिडियम ब्रोमाइड वगैरह से इसकी स्टेनिंग की जाती है, और स्टेनिंग के बाद इस पर हम लोग करते हैं, स्टेनिंग के बाद जो है इसमें क्या करेंगे, यूवी रेस का एक्सपोजन करेंगे, एक्सपोज करेंगे यूवी रेस को। तो जब एक्सपोजर करते हैं, एक्सपोजर से क्या होगा कि ये अपीयर होते हैं ब्लिंक करते हुए, या हम कह सकते हैं ग्लो करते हुए अपीयर होते हैं। ये ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आता है डीएनए का, यहाँ पे इसलिए ऑरेंज बना भी हुआ है, ब्राइट ऑरेंज रेड टाइप का। तो इस कलर का डीएनए का बैंड आता है एथिडियम ब्रोमाइड में, और जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। कौन सी डाई है, एथिडियम ब्रोमाइड है, एक्सपोज कर रहे हैं, किस लाइट का यूज़ कर रहे हैं, यूवी लाइट का। इसके बाद ये डीएनए जो है यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, एग्रोस जेल से कट कर एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन क्या होता है, separate bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, ठीक है। तो एग्रोस जेल से सेपरेट करना डीएनए बैंड को क्या बोलते हैं, इल्यूजन। तो ये चीज़ जरूर याद रखनी कि इल्यूजन क्या होता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इल्यूशन के बारे में, कि जो हम लोग डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, तो डीएनए का एप्लीकेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है रैंडम, ठीक है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन भी दे सकता है ऑप्शन में,
और जो ऑप्शन दिया होगा कि इसमें डीएनए से हम लोग कट करके निकाल रहे हैं रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल। डीएनए फ्रेगमेंट्स का प्यूरिफिकेशन होता है कंस्ट्रक्टिव रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम क्लोनिंग वेक्टर। तो इस डीएनए फ्रेगमेंट्स का हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इसका यूज़ करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स का। नेक्स्ट इसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर। तो ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्रोसीजर था, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब तो कोई ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद ये डीएनए जो है यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो डीएनए को जब हम लोग एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, ठीक है, और फिर उस पर क्या करेंगे, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के करेंगे, यानी सोडियम ब्रोमाइड जेल लेके उस पर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए की मूवमेंट कराते हैं। और फिर जब डीएनए की मूवमेंट कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड का, जिससे क्या करते हैं एथिडियम ब्रोमाइसिस को डीएनए बैंड्स को हम लोग स्टेनिंग कर देंगे और फिर उसको यूवी रे से एक्सपोज करेंगे, तो उसमें डीएनए जो है उसके अलग अलग बैंड दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो एग्रोस जेल होता है ये किससे लिया जाता है, सीवीड से, ये ऑब्टेन होता है। और यहाँ पे डीएनए बैंड जो होते हैं वो अपने साइज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो हैवी डीएनए होता है वो या जो लॉन्ग चेन डीएनए होता है वो पीछे रह जाता है, और जो लाइट डीएनए होता है, हल्का होता है, ठीक है, स्मॉलर चेन डीएनए होता है वो आगे निकल जाता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना, और ये हमेशा एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर्स ना। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, ठीक है, तो डीएनए को जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड जो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं। और ये क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है, प्लस इसमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट करके एम्प्लीफिकेशन भी करता है, उसके नंबर को भी इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये क्लोनिंग वेक्टर है, 15 से 100 कॉपी इसकी पर सेल बनती है। एग्रोस जेल होता है ये किससे लिया जाता है, सीवीड से, ये ऑब्टेन होता है। और यहाँ पे डीएनए बैंड जो होते हैं वो अपने साइज, तो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम लोग जो वेक्टर्स का जो यूज़ करते हैं, फॉरेन डीएनए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम, ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग कुछ मार्कर्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉर्मल डीएनए में डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ। तो यहाँ पे मार्कर वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो वेक्टर में होने चाहिए। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो वेक्टर में होने चाहिए, ठीक है। प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, ठीक है, पहला ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तीसरा क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ज़रूरी होते हैं किसी भी वेक्टर के अंदर होने चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जहाँ से स्टार्ट होता है किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी डीएनए होगा तो उसका रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओआरआई, और जैसे फ्रेगमेंट बना हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे वेक्टर का, तो यहाँ से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। प्रोकैरियोटिक डीएनए में दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है, ठीक है, इस तरह से दोनों डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन चलेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, तो ये पूरा वेक्टर है, इसमें ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, ओआरआई। तो ये साइड जरूर होनी चाहिए, इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी हो तो उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो ये इसके बाद क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे कुछ मार्कर होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर्स में क्या होनी चाहिए, मार्कर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे मार्कर आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्म। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाइंग एलिमिनेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग थ्रू द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, जो अभी वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, तो सेलेक्टेबल मार्कर उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे और क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। अब ये कैसे पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब जो चेंज हो चुका है वेक्टर, जिस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है पीस ऑफ डीएनए इन होस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में
और फिर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वेक्टर में जीन इंसर्ट हो गया तो उसको हम लोग बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। द जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इस तरह के जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये जीन दिए हुए, अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, साल्मोना टू टाइफोमुरिया में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो जो जीन था उसी तरह के एम्पिसिलिन, क्लोराफेनिकोल, इस तरह के जीन हम लोग निकाल लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और उसको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करते हैं। तो जब वेक्टर इस तरह के जीन जिस वेक्टर में होंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ना, यहाँ पे देखो दो जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दो जीन है ये, ठीक है, ये यहाँ पे भी जीन है और ये यहाँ पे भी जीन है। तो जो इस तरह के जीन होंगे तो जब उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा किसी वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और फिर उसको भेजा जाएगा होस्ट के अंदर, तो ये क्या होगा कि होस्ट जो होंगे उनके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह ऊपर से डालेंगे, एम्पिसिलिन, क्लोराफेनिकोल वगैरह, तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा वो बैक्टीरिया फिर वहाँ पे किल हो जाएगा। इस तरह के जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये जीन दिए हुए, फिर हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, साल्मोना टू टाइफोमुरिया में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो जो जीन था कोई है झूल रहा है, इस तरह के जीन हम लोग निकाल लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और उसको सेलेक्टेबल मार्कर। क्या क्वेरी है आप बता सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद भाई करके नाम दिया B9X, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हैं ना, तो आप अपना क्वेरी या कमेंट बता सकते हैं जो भी आपका डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है। यहाँ पे हम लोग वन शॉट कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये वन शॉट है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का, क्लास 12 का, ठीक है, जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप अपना डाउट या कमेंट जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिले होता है असल में ना, चैट वगैरह के शो होने में या वीडियो जो लाइव चलती है ना, तो इसमें डिले होता है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुरंत एक्सेस करने में दिक्कत होती है। तो एक मिनट, जो भी आपका डाउट या क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोनिंग साइट। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग फीचर्स देख रहे हैं असल में ना, वेक्टर्स के फीचर्स देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, ऐसी साइट जहाँ से इसका क्लोन बन सके ना, इस वेक्टर का क्लोन बन सके, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ना, तो आप अपना डाउट, ओके। तो क्लोनिंग साइट इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए। अब क्लोनिंग साइट क्या होता है, जहाँ पे इसका वेक्टर का क्लोन हो ना, तो वेक्टर का क्लोन कैसे हो सकता है, यहाँ पे कौन सी क्लोनिंग साइट है वो हम लोग देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हम लोग मेन क्लोनिंग साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पास एक क्लोनिंग साइट भी वेक्टर के पास होती है, ठीक है। वेक्टर के पास जो क्लोनिंग साइट होती है तो उससे क्या होता है, वेक्टर्स के क्लोन वगैरह जो है बन सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, लेकिन इसके बारे में बहुत सही से लिखा नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट जो होती है ना, वो असल में क्या होता है कि वेक्टर में कुछ साइट्स होती हैं जहाँ से उसके क्लोन्स जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लोनिंग साइट बोल देते हैं। और इसमें जैसे BAM-H1 होता है, टेट्रासाइक्लिन वेक्टर पे BR32, ठीक है, ये BAM-H1 साइट होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की। यहाँ पे अगर दी हो, ये दी है क्लोनिंग साइट, हाँ दी है, ठीक है, PV1 दी हुई है, PST1 दी हुई है, ठीक है। तो ये सब साइट्स दी हुई हैं ना, BAM-H1 और PV1 PST1, तो ये क्लोनिंग साइट्स होती हैं, यहाँ से इसके क्लोन बनते हैं। कोई डाउट था किसी का, कुछ पूछना था? तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। तो क्लोनिंग साइट जो होता है, यहाँ पे क्या है क्लोनिंग साइट्स में कि इस क्लोनिंग साइट से जो है इसका रेप्लिकेशन होगा, इस क्लोनिंग साइट से क्या होगा, इस वेक्टर का रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे बस इसको हम लोग सिंपल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, इतनी लैंग्वेज का यहाँ पे तो काम नहीं है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ साइट्स है वेक्टर में जो इसकी क्लोनिंग में हेल्प कर रही है, PU1 PST1 BAM-H1, ठीक है, इसको हम लोग क्लोनिंग साइट बोलते हैं। तो ये फीचर्स यहाँ पे कुछ दिए हुए थे वेक्टर के, और इसमें
और प्लांट्स और एनिमल में कौन कौन से वेक्टर होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के फीचर, मेन वेक्टर के फीचर हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। प्लांट के लिए हम लोग याद रखना है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, ये प्लांट्स में ना टीआई प्लाज्मिड जो होता है, तो ये या टी डीएनए जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो इस पर टी डीएनए होता है ना, ट्यूबर इंड्यूसिंग डीएनए, तो ये प्लांट्स में वेक्टर की तरह से काम करता है, ठीक है। अब आपको आंसर करना है कि एनिमल्स में वेक्टर की तरह से कौन सा जो है वो होता है, पार्ट होता है जो, या कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो वेक्टर की तरह से काम करता है एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स में तो वेक्टर की तरह से कौन काम करता है, प्लांट्स में वेक्टर की तरह से टीआई प्लाज्मिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। असल में एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस है। तो ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ साइट्स है वेक्टर, एक मिनट, इसकी क्लोरीन में हेल्प कर रही है PU1 PSP1 PMH1, ठीक है, इसको हम लोग क्लोरीन साइट बोलते हैं। तो ये फीचर्स यहाँ पे कुछ दिए हुए थे वेक्टर के। हाँ, ये बैक्टीरिया जो है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस ना, इसको हम लोग ये बैक्टीरिया जो होता है ये टोबैको प्लांट जैसे हो गए ना, एक होता है कॉटन प्लांट, ठीक है। तो कॉटन प्लांट जो नहीं होते हैं, कॉटन प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करता है, ठीक है, उसमें ये ट्यूबर इंड्यूस करेगा। तो जब ये ट्यूमर इंड्यूस करता है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, तो उस ट्यूमर इंड्यूसिंग जो ट्यूमर बनाएगा, इन ट्यूमर बना रहे कैंसर वाले ट्यूमर जो नहीं होते हैं, ठीक है, सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, तो उसको ये बनाता है। तो जब सेल के क्लस्टर्स को बनाएगा, ये ट्यूमर बनाएगा, तो इसके कुछ क्या होंगे, जीन जो होंगे जो टी डीएनए होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये ट्यूमर बनाता है। तो टी डीएनए की वजह से ये ट्यूमर बना रहा है, और इस ट्यूमर को, ठीक है, इस ट्यूमर बनाने वाले जीन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और उस जीन में हम लोग क्या इंसर्ट कर देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। क्योंकि कॉटन वाले जो वम्स होते हैं, तो इनको कॉटन के जो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉटन के प्लांट जो होते हैं, तो इनको बॉल वम्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, इस पर बॉल वम्स पेस्ट लगते हैं ना, वो पेस्ट जो होते हैं बॉल वम्स के लारे वगैरह, तो इनको ईट कर जाते हैं, ठीक है, कॉटन के प्लांट को। तो उसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, जीन डाल देते हैं जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं, इस तरह के जीन हम डाल देंगे। तो ये जीन जो होते हैं, फिर ये हम लोग एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस बैक्टीरिया में उसके प्लाज्मिड में इंसर्ट करा देते हैं, और फिर उसके प्लाज्मिड को, ठीक है, उसके प्लाज्मिड यानी एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस के प्लाज्मिड में टी डीएनए भी था, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए भी था, और इसी में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, हमने ये ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए था, और इसी में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट केमिकल, इंसेक्टिसाइड केमिकल बनाने वाला डीएनए भी डाल दिया, ये भी जीन डाल दिया। अब इस पूरे के पूरे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें डाल देंगे, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। बैक्टीरिया के थ्रू भी करा सकते हैं इंट्रोड्यूस, कि पहले बैक्टीरिया में डालें और फिर उसको हम लोग डालें प्लांट के अंदर, या हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट भी, हम लोग उसको कॉटन प्लांट में इंजेक्ट करा सकते हैं, ठीक है, गन मेथड से। कॉटन के जो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉटन के प्लांट जो होते हैं, तो इनको बॉल वम्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, तो बॉल वम्स तो इसमें जो है नेक्स्ट क्या है, ठीक है, कॉटन के प्लांट। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है ना, किसी का कोई भी अगर डाउट है, आपको कुछ पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना समझ में आ रही हो, तो ये डेली लाइव सेशन चलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। डे टाइम में भी हम लोग लाइव सेशन करते हैं, और इवनिंग टाइम में तो टाइम ही मिल पाता है, तो ये रात के टाइम जो है 30 या 9 के अराउंड हम लोग ये सेशन लेके आते हैं। तो ये लाइव सेशन में आपको वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो कोई भी अगर डाउट या क्वेरी रहती है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, हाँ, इसके बारे में देख रहे थे। तो अब इस जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग किस में डालेंगे, कॉटन प्लांट में डालेंगे, तो कॉटन प्लांट में क्या होगा, ट्यूमर वगैरह बनेगा ही बनेगा, साथ में उसके साथ क्या बनेगा, उसमें इंसेक्टिसाइड भी प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। कॉटन प्लांट के अंदर इंसेक्टिसाइड केमिकल भी बनेंगे, वो केमिकल तो जब इसको बॉल वर्म का लार्वा खाएगा कॉटन प्लांट को, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर गट में जाएंगे, उसके गट में पोर्स बना देते हैं, ठीक है, क्राइजीन वगैरह, इसको हम लोग क्राइजीन बोलते हैं। जो क्राइजीन होता है ना, तो क्राई प्रोटीन बनाता है, और क्राई प्रोटीन जो होता है वो बॉल वर्म को मारने का काम करता है, ठीक। तो क्राई प्रोटीन बनता है प्लांट के अंदर, कॉटन के अंदर, और वो फिर बॉल वर्म को मारने का काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर से हम लोग क्या करते हैं, एक कॉटन के क्रॉप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आता है ना क्राइजीन का, ये हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, तो ये बैसिलस एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस से तो बैक्टीरिया लेके आते हैं, ठीक है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग बैसिलस थुरिंजिएंसिस ना, बीटा जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस ना, बीटी,
ठीक है, बीटी वर्म भी बीटी बोलते हैं, बैसिलस फ्रेंजिएंसिस, और बीटी कॉटन इस वजह से हम लोग बोलते थे कॉटन प्लांट को, ठीक है, इस तरह से जो प्लांट बनता है। तो बैसिलस फ्रेंजिएंसिस के जीन हम लोग कॉटन प्लांट में डाल देते हैं, तो हम लोग उसको बीटी कॉटन बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई, आई होप ये चीज़ समझ में आएगी कि हम लोग बीटी जो था बैसिलस फ्रेंजिएंसिस उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसमें इंसेक्टिसाइड बनाने की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। और वेक्टर हम लोग लिए एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफिकेशन से वेक्टर ले लिए, दोनों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, फिर उसको हमने इंसर्ट किया कॉटन में, कॉटन प्लांट में। तो कॉटन प्लांट भी क्या करने लगा, वो भी इंसेक्टिसाइड बनाने लगा, और जब भी बैक्टीरिया कोई बॉल वर्म वगैरह उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। एनिमल का जो हमने पूछा था कि एनिमल में कौन जो है जीन को कैरी करता है, यानी जो वेक्टर की तरह से काम करता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, याद रखना है। एनिमल में रेट्रोवायरस होते हैं जो क्या करते हैं, रेट्रोवायरस आपने पढ़ा होगा HIV में, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में, इसी में वैसे आ गया होगा, ठीक है। एड्स वगैरह कैंसर जहाँ पे दिया रहता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में दिया रहता है, या हेल्थ एंड डिसीज में भी दिया रहता है, तो रेट्रोवायरस वहाँ भी बताया जाता है। रेट्रोवायरस जो होगा ना, तो ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, कुछ पूछना है किसी को। और बीटी कॉटन इस वजह से हम लोग बोलते थे कॉटन प्लांट को, ठीक है, इस तरह से जो प्लांट बनता है। तो बैसिलस फ्रेंजिएंसिस के जीन हम लोग कॉटन प्लांट में डाल देते हैं, तो हम लोग उसको बीटी कॉटन बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई, आई होप ये चीज़ समझ में आएगी कि हम लोग बीटी जो था बैसिलस फ्रेंजिएंसिस उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसमें इंसेक्टिसाइड बनाने की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। और वेक्टर हम लोग लिए एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफिकेशन से वेक्टर ले लिए, दोनों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, फिर उसको हमने इंसर्ट किया कॉटन में, कॉटन प्लांट में। तो कॉटन प्लांट भी क्या करने लगा, वो भी इंसेक्टिसाइड बनाने लगा, और जब भी बैक्टीरिया कोई बॉल वर्म वगैरह उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। एनिमल का जो हमने पूछा था कि एनिमल में कौन जो है जीन को कैरी करता है, यानी जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो क्या होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, याद रखना है। एनिमल में रेट्रोवायरस होते हैं जो क्या करते हैं, रेट्रोवायरस आपने पढ़ा होगा HIV, रेट्रोवायरस, ठीक है। नाउ यू डिलीवर डिजायबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो रेट्रोवायरस जो है इसका यूज़ करते हैं एनिमल सेल में हम जो जीन कैरी करने के लिए। वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन ligated into a suitable vector, it is transferred into bacterial plants, or ligate suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या होगा कि रेट्रोवायरस या प्लाज्मिड जो होगा, TI प्लाज्मिड, ठीक है, वो जब डीएनए को लेकर जाएगा होस्ट में, तो उसके अंदर फिर वो मल्टीप्लाई करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक हमने वेक्टर की बात की, ठीक है, वेक्टर को किस तरह से प्लांट में यूज़ किया जाता है और एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, कि हम लोग होस्ट कैसा लेंगे और किस तरह से हम लोग कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ठीक है। अच्छा, डीएनए क्या होता है ये आपको याद रखना है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग होता है। तो वाटर लविंग जो चीज़ें होती है ना, वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकती, कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, इसको पास नहीं होने देगी। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की वगैरह की वजह से वाटर वाली चीज़ें अंदर ऐसे नहीं जा पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि वो डीएनए को ले ले, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट पहले बनाएंगे और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवेलेंट कटायन लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट बनाते हैं बैक्टीरिया सेल्स को, इसके लिए हम लोग डाइवेलेंट कटायन लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कॉम्पिटेंट वगैरह, ठीक है, शॉर्ट नोट। तो डाइवेलेंट कटायन का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग जब ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करेंगे तो फिर वो डीएनए का इंटेक करेगा। सच एज कैल्शियम, कैल्शियम का यूज़ करेंगे, कैल्शियम का यूज़ करते हैं, कैल्शियम का सोल्यूशन वगैरह बना लेंगे और उसमें हम लोग बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इससे इफिशिएंसी बढ़ जाती है डीएनए को एक्सेप्ट करने की। पोर्स इन इट्स वॉल, ठीक है, तो उसकी वॉल में, बैक्टीरिया की वॉल में जो पोर्स होते हैं उससे फिर वो डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, इसको पास नहीं होने देगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोल्ड इनटू सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ठीक है, followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक एंड देन पुटिंग द बैक ऑन द आइस, ठीक है। तो ये हम लोग डीएनए को ट्रांसफर करते हैं एक बार आइस से, फिर 42 डिग्री सेल्सियस हीट पे रखते हैं उसको, फिर आइस में वापस से उसको पुट करेंगे। तो उसके बार बार एक तरह से हम लोग टेम्परेचर चेंजमेंट कर रहे हैं ना। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर लेता है, उसका इंटेक कर लेगा, उसको आसानी से ले लेगा, ठीक। तो उसको बाद में टेम्परेचर चेंजमेंट करेंगे, हीट शॉक वगैरह जिसको हम लोग बोल रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और आइस पे पुट करते हैं, फिर आइस का टेम्परेचर
ठीक है। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? आइस का तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस इस तरह से बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होता है, उसके पोर्स जो होते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन के पोर्स वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं और उससे वो रिसीव कर लगता है, डीएनए को रिसीव कर लेगा। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को वगैरह को पुट करेंगे और इंजेक्शन को जब लगाएंगे होस्ट सेल में, प्लांट सेल में, तो वो डीएनए को रिसीव कर लेगा। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग गोल्ड ना या टंगस्टन की, ठीक है, कोटेड विद डीएनए, तो इस तरह की बुलेट्स का यूज़ करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट्स यूज़ करते हैं जिसपे डीएनए लिपटा हुआ होता है और इसको जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बम्बार्ड करेंगे विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, ठीक है। तो माइक्रो पार्टिकल हमने क्या लिया, गोल्ड या टंगस्टन लिया, ठीक है। थोड़ा ये प्रीशियस मेथड हो जाता है माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ठीक है, बायोलिस्टिक या जीन मेथड। इससे क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कर लेता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे डायग्राम इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइस पे पुट करते हैं, फिर आइस तो यहाँ पे क्या दिया है, कहाँ गया है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो कहाँ चला गया, 42 डिग्री सेल्सियस इस तरह से बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होता है, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड की। किसी का कोई डाउट था, किसी को कुछ पूछना था तो यहाँ पे पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है। जिसको किसी को भी पूछना हो अपना डाउट या क्वेरी तो यहाँ पे पूछ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, जो लोग भी अभी ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और क्लास 12 में है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो इसलिए ये पूरा रात तक आपका ये सेशन चलेगा, तब तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये 2-3 घंटे अभी सेशन चलेगा, तो इसको जरूर देखिए आप लोग, हालांकि ख़त्म होने वाला है। पीसीआर टेक्निक है, फिर इसके बाद क्या इंसर्शन, जीन प्रोडक्ट वगैरह हैं। थोड़ा सा और मेन चीज़ें कुछ बची हुई हैं अभी, पीसीआर बचा हुआ है, बायोफ्रेगमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बची, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये बचा हुआ है ना, मेन जो है ये फर्मेंटेशन वाले, ये बहुत कुछ, ये बायोरिएक्टर बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर बचा हुआ है, बाकी चीज़ें तो बता ही चुके हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें। पीसीआर और बायोरिएक्टर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी बचे हुए इसमें। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक चीज़ें, बेसिक, क्योंकि पहले बेसिक पढ़ना जरूरी होता है, फिर ही तो हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह समझ पाएंगे। बायोरिएक्टर है, पीसीआर है, तो इन सबको तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स ना पढ़ ले, क्या वेक्टर क्या होता है, किस तरह से जीन ट्रांसफर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक पढ़ने, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये सब जब पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को सब टेक्निक समझ पाएंगे, पीसीआर किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम लोग बायोरिएक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं ना। तो इसलिए हम लोग पहले अभी इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड यहाँ पे है, ठीक। अब इसमें क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स व्हिच व्हेन अलाउड टू, एक मिनट जरा इसको हम लोग पॉज कैसे किया जाता है, अगर इस सेशन को क्या था यहाँ पे, हाँ, बायोलिस्टिक या जीन गन से तो डायरेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी पैथोजन को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं और फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में, ठीक है। तो उससे वो कोई भी बीमारी नहीं करने पाता है, कोई डिसीज़ नहीं करने पाता है, ठीक है। इससे होस्ट जो है सेफ रहता है। तो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बुलेट के थ्रू किसी जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिसआर्म कर देते हैं, वेक्टर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उसको भी डिसआर्म कर देते हैं। अगर हम लोग वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो कोई बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी ना कर पाए। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेस है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अभी हम लोग शुरू में भी देखा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कट करने के लिए डीएनए को, आइसोलेशन करते हैं, फिर डीएनए फ्रेगमेंट का जो भी हमें डिजायर्ड डीएनए होता है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं डीएनए फ्रेगमेंट यानी वेक्टर में जोड़ देंगे डिजायर्ड डीएनए को और फिर ट्रांसफर करा देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, ठीक है। फिर हम लोग होस्ट सेल को कल्चर करते हैं, उस तरह को और ज़्यादा बनाते हैं बैक्टीरिया या जो भी है, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें, तो एट लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये बायोरिएक्टर में ही चीज़ की जाती है, कल्चर वगैरह किया जाता है होस्ट सेल का और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाई जाती है जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। तो ये कुछ रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। क्या क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए को निकाले जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको तोड़े, फ्रेगमेंट उसके बनाए, ठीक है। फिर उसके हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए, जो हमें एक्चुअल जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए था, फ्रेगमेंट चाहिए था, वो निकाल लिया, उसको हम लोग वेक्टर में जोड़ते हैं, लाइगेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है, इसके लिए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। फिर उस वेक्टर को जो है होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे,
होस्ट जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसमें प्रोटीन बनने लगेगा, उसमें एंजाइम बनने लगेगा, तो उस होस्ट को फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उस बैक्टीरिया सेल को या जो भी होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे लार्ज स्केल पे, जिससे कि फिर वो क्या हो जाए, उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिल जाए। हम लोग जोड़ते हैं डीएनए यानी वेक्टर में जोड़ देंगे डिजायर्ड डीएनए को और फिर ट्रांसफर करा देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किस तरह से होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले इसको सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल जो होती है उसको लाइसोजाइम बैक्टीरिया सेलुलोज प्लांट, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज से कट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल है तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया वगैरह से कट कर सकते हैं, फंगस है तो काइटिनेज का यूज़ कर लेंगे। तो इन एंजाइम से हम लोग उसको कट करेंगे, ठीक है। उसकी सेल वॉल वगैरह को तभी तो डीएनए निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सेल वॉल वगैरह को कट करते हैं ना। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं तो उनको भी रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। आरएनए होगा तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, उससे वो आरएनए तोड़ के निकाला जाता है। फिर उस वेक्टर को जो है चिल्ड एथेनॉल में हम लोग इसका फिर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर इथेनॉल भी डालते हैं जिससे कि इसको बोलते हैं स्पूलिंग, ठीक है। स्पूलिंग का ये प्रोसेस होता है, डीएनए का आउटकम भी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, ठीक है। लार्ज स्केल पे स्पूलिंग से हम लोग डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और एथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल का यूज़ करते हैं। तो फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, धागे के जैसा ये दिखता है, ये स्पूलिंग ये दिख रही है ना, डीएनए किस तरह से अलग कर रहे हैं, ठीक है, काट के। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट इस तरह से कर लिया जाता है, धागे की तरह से पूरा बाहर निकल रहा है। कितना ज़्यादा इसको एम्पलीफाई वगैरह, पहले काइटिनेज वगैरह से उसको हम लोग बैक्टीरिया को या जो भी था हमारे पास प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू उसको हमने किल किया, फिर उससे जो है उसके सेल मेम्ब्रेन वगैरह सेल वॉल वगैरह रप्चर की, फिर उसमें से राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया, आरएनए को तोड़ा और फिर उसमें वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कहा जाता है, केमिकल बन जाता है पूरा। टेस्ट ट्यूब में सब चीज़ कर रहे हैं तो इसको स्पूलिंग से चिमटी से ना थोड़ी सी उससे हम लोग इसको कह सकते हैं बाहर निकाल लें, ठीक है। इसको इस तरह से ये अपने आप इस पर जुड़ जाएगा, जब डंडी डालेंगे वो ना डॉट इसमें हम लोग डालते हैं तो उसमें अपने आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुआ डीएनए आरएनए, ठीक है। और जब इसमें डालेंगे हम लोग तो यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल इसमें मिक्स करते हैं जिसकी वजह से ये डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है। उसको फिर हम लोग ना जैसे आइसक्रीम से स्कूप, आइसक्रीम निकाल जाती है ना स्कूप से, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे हम लोग एक चिमटी का एक फॉरसेप्स का यूज़ करेंगे, एक छोटा सा पतला रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ कर लेते हैं, लूप टाइप का स्ट्रक्चर, और उससे हम लोग इससे डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको स्पूलिंग बोलते हैं। और यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल का यूज़ हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये क्या हो गया, हट के जा रहा है बार-बार हमारे पास प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू जो है उसको सेल मेम्ब्रेन वगैरह सेल वॉल वगैरह रप्चर की, फिर उसमें से राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को या आरएनए को जोड़ा और फिर उसमें वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कहा जाता है बार-बार पूरा टेस्ट में सब चीज़ कर रहे हैं। इसको स्पूलिंग से चिमटी से थोड़ी सी उससे हम लोग इसको कर सकते हैं बाहर निकाल लें, ठीक है। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे, सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। और जब इसमें डालेंगे हम लोग तो यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, हाँ ये टेक्निक होती है जिससे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा, पीसीआर की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? अगर हम पीसीआर की डिस्कवरी पूछे तो किसने की थी? एलेक्स जेफरेस, ये नाम याद रखिएगा। एलेक्स जेफरेस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो है डिस्कवरी की थी। नाम नहीं दिया हुआ इनका, एलेक्स जेफरेस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर में क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जीन, क्योंकि जीन तो माइक्रोस्कोपिक होता है ना, उसको हम लोग देखें कैसे, तो इसलिए उसको एम्पलीफाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, जिससे कि हम लोग को उस पर स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बैंड्स वगैरह हमको आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है, फिर डीएनए बैंड वगैरह जो बन के आते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन जीन का करते हैं, कैसे करते हैं? तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो होता है ना, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, एलेक्स जेफरेस ने सबसे पहले किया था और उन्होंने थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का यूज़ किया। थर्मस एक्वाटिकस का जो बैक्टीरिया होता है तो उसका जीन उन्होंने निकाल, थर्मस एक्वाटिकस का टैग पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। देखो हम लोग में जो जीन डीएनए बनाता है, ठीक, तो उससे एक एंजाइम हम लोग में बन रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज ना, डीएनए पॉलीमरेज बनता है। और वो एंजाइम क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एक डीएनए से नए डीएनए का फिर फॉर्मेशन करता है, डीएनए स्ट्रैंड का, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर करके और नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है, जोड़ता जाता है और नया डीएनए पॉलीमरेज बना देता है। तो इसी तरह से टैग पॉलीमरेज जो होता है ना, थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस हॉट स्प्रिंग
वगैरह में देखने को मिलता है माउंटेन साइड में, ठीक है। तो माउंटेन साइड में हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है थर्मस एक्वाटिकस। और फिर उससे टैग पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला जाता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि उसमें भी तो डीएनए बन ही रहा होगा ना बैक्टीरिया में, तो डीएनए कैसे बन रहा है, उसमें एक एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, ठीक है। उसका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको हम लोग टैग पॉलीमरेज बोल देते हैं। तो उसको निकाल लाते हैं और उसको फिर हम लोग लैब में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीएनए को, अच्छा इसका क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग डीएनए को डीनेचर करते हैं ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर पे काम कर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता इतने हाई। पहले हम लोग 95 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, उसको डीनेचर करते हैं, डीएनए को स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, फिर इस पर आरएनए प्राइमर वगैरह जोड़ते हैं। तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, 65 के आसपास कर देते हैं। फिर एक्सटेंशन में हम लोग फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, 75 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे करते रहते हैं, 95, 65, 75 इस तरह से टेम्परेचर। पहले बहुत हाई रहता है टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर इसलिए रखते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पर डीएनए क्या होता है, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ये पहले हमने देखा एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड देखा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये दो डीएनए स्ट्रैंड थे। जब हाई टेम्परेचर रहेगा 95 डिग्री, तो ये क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड जो है अलग अलग हो जाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, इसमें प्राइमर हमने अटैच कर दिया, ठीक है, इस पर डीएनए स्ट्रैंड वगैरह अटैच है। फिर टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया, डीएनए पॉलीमरेज का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो इससे क्या होगा, एक्सटेंशन इसमें होती है। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो बताया था थर्मस एक्वाटिकस से जो निकाला जाता है, ठीक है, तो उसका यूज़ किया और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह यूज़ किए, जिससे कि क्या होगा कि नई डीएनए चेन बनेगी। तो अच्छा आरएनए यहाँ प्राइमर का क्या रोल है, प्राइमर किस काम आ रहा है, प्राइमर पहले लगाना पड़ जाता है। जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे पहले नींव डालते हैं, तभी तो वो बिल्डिंग खड़ी होगी। तो कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें नींव डालते हैं, वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यहाँ पे उसी तरह से डीएनए के ऊपर हम लोग प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर जो होता है डीएनए का इनिशिएशन करेगा, ठीक है, मतलब वो इसको एक सपोर्ट देगा, डीएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है उसको एक सपोर्ट देगा। तो इस तरह से ये लाइन ना ये सपोर्ट दे रही है। फिर इसके ऊपर क्या होगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये देखो ना पूरा डीएनए बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर भी बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर भी पूरा डीएनए एक्सटेंड हो जा रहा है। तो पहले छोटा छोटा एक हम लोग को टेम्पलेट टाइप का, या हम लोग कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट के लिए हमें ये लेना पड़ेगा प्राइमर, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर जब टैग पॉलीमरेज हम लोग ऐड करेंगे तो टैग पॉलीमरेज इस डीएनए को ये लंबा करता जाएगा, इसको एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, इस डीएनए को बढ़ाता जाएगा दोनों डायरेक्शन में, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, ठीक है। पहले क्या किया, डीएनए लिया, उसको डीनेचर किया 95 डिग्री पे, डीएनए को दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, डबल स्ट्रैंडेड था ना, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, लैडर शेप का था, दोनों लाइन्स अलग हो गई। अब इस पे एनिलिंग की, यानी प्राइमर को आके जोड़ा, इसको बोलते हैं एनिलिंग। 65 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, फिर भी हाई टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। तो हम लोग हॉट स्प्रिंग वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डीएनए पॉलीमरेज निकाल लाते हैं, उसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। तो उनके टैग पॉलीमरेज को लेके आए और उन्होंने क्या किया, हाँ यहाँ पे प्राइमर भी हमने पहले से लगा दिया। प्राइमर जब ज्वाइन किया, एनिलिंग किए, एनिलिंग के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ता है, नहीं तो प्राइमर ज्वाइन नहीं होगा। तो एनिलिंग के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, फिर भी तो हाई तो है 65 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। तो ये टैग पॉलीमरेज दोनों साइड में डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए को इंक्रीज करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से डीएनए की लेंथ बढ़ गई। और ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, इस तरह से बार बार साइकिल रिपीट करते हैं। ये एरो बना हुआ है ना, ये चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो ये 30 साइकिल हो जाती है, 30 साइकिल ना, 30 साइकिल अप्रॉक्स हम लोग बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड डीएनए मिल जाता है। यहाँ पे पहले एक डीएनए था और ये क्या होगा, ये इस तरह से डीएनए बड़े होते गए एम्पलीफिकेशन होता गया, ठीक है। तो इस तरह से एम्पलीफाइड डीएनए हमको बड़े बड़े डीएनए मिल जाते हैं, जो हमको उसमें फिंगर प्रिंटिंग के प्रोसेस में बैंड के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मेशन करते हैं। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है, लाइव सेशन है, वो आपको टाइम से मिल सके। और यहाँ पे आपका और जो भी आपकी कमेंट या क्वेरी है, जो भी कोई डाउट है, वो यहाँ आप पूछ सकते हैं। जो भी कुछ अगर सजेशन है आपका तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये आप वन शॉट वीडियो जरूर कवर करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जब ये वन शॉट वीडियो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर की हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जब आप अच्छे से देख लेंगे और जब आप उसके क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस में, और तुरंत एक माइंड में आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी। तो इसलिए ना आप अपनी तैयारी में इस चीज़ को ऐड कीजिए कि हर चैप्टर के वन शॉट जरूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक चैप्टर को एकदम भी नहीं पढ़ा तो भी अगर आप वन शॉट देख लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। प्लस आप थोड़ा सा वन शॉट देखने के बाद एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। और पूरे वन शॉट जो है पूरा देखा कीजिए, ठीक है, आखिर स्टार्टिंग से एंड तक
हम लोग आपको पूरा कंटिन्यूसली वन शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखा कीजिए, जिससे कि जो भी न्यूमोनिक्स वगैरह यहाँ पे बताया जाए वो आपको मेमोराइज करने के लिए चैप्टर को आसानी रहे आपको। तो एंड तक देखिए चीज़ों को। और यहाँ पे हमारा जो ये वन शॉट है 4 NCERT बेस्ड वन शॉट है, तो यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE चाहे ICSE कोई भी बोर्ड हो, सब में ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अदर वीडियोस भी वन शॉट वीडियोस पढ़ी हुई इस चैप्टर के रिगार्डिंग और डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन उसमें क्या है कि वो प्योर NCERT फॉर्म में इस तरह से नहीं है, और हर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी उतने अच्छे से नहीं बताई जाती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें क्या है, आपको हर एक लाइन अच्छे से क्लियर बताई जा रही है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस रह रहा है जो एग्जाम में आती हैं, ठीक। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, और जो भी आपके कमेंट या क्वेरी, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वन शॉट है, 3 से 4 घंटे चलता ही चलता है ना, तो इस पर पेशेंस बनाए रखना जरूरी है आपका, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखिए, जो भी आपकी कमेंट या डाउट है वो यहाँ पे आप जो है पुट कर दीजिए चैट में। और अगर जैसे अभी हम लोग नहीं भी देख पा रहे हैं, क्योंकि साथ में आपको लेक्चर भी प्रोवाइड देना है और लेक्चर भी डिलीवर करना है, तो चैट वगैरह का रिप्लाई तुरंत करना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए चैट में आप अपने क्वेरी डाउट वगैरह पूछते रहिए। हम लोग अगर तुरंत कर पाए तो उसको तुरंत वो कर देंगे, ठीक है, उसका रिप्लाई कर देंगे, यानी तो हम लोग बाद में भी, ठीक है, उसको जो भी आपका कमेंट या क्वेरी या डाउट रहता है तो वो यहाँ पे हम लोग चेक करके उसका रिप्लाई कर देंगे। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए और अपना जो भी आपका डाउट या क्वेरी है यहाँ पे पूछते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे PCR, आई होप ये PCR टेक्निक समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, ये जो साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट जो थे PCR टेक्निक के ना, कैरी मुलिस थे, ठीक है। PCR टेक्निक किसने डेवलप की थी? कैरी मुलिस ने की। एलेक्स जेफरेस ने DNA फिंगरप्रिंटिंग तो एलेक्स जेफरेस ने की थी ना, वो DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा रहे थे, तो उसमें एलेक्स जेफरेस हमें याद आ गया, ठीक है। थोड़ा सा माइंड से चीज़ निकल गई थी कि एलेक्स जेफरेस ने DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है टेक्निक दी थी, ये जो है कैरी मुलिस ने दी थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, किसने दी थी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक कैरी मुलिस ना, एक साइंटिस्ट है केसी आप याद रखिए, कैरी मुलिस ना। तो कैरी मुलिस जो है इन्होंने PCR दिया था। PCR किसने दिया था? केसी ने PCR दिया था, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कैरी मुलिस साइंटिस्ट ने दिया था PCR ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसमें क्या करते हैं, DNA लेते हैं, DNA का स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं, डीनेचुरेशन जिसको बोलते हैं, फिर इसमें प्राइमर को ऐड करते हैं, और फिर थर्मस एक्वाटिकस के टैग पॉलीमरेज को लेते हैं, वो इस पर ऐड करते हैं। फिर इससे क्या होता है, नया DNA स्ट्रैंड बनता है दोनों DNA के पुरानी स्ट्रैंड पे, इस तरह से DNA का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। कई बार ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, तो इस तरह से DNA बड़े से बड़ा होता जाता है, और फिर इसका हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में कंपोनेंट वगैरह तो आपको बता दिया था। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, तो जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वगैरह जो होता है वो इंट्रोड्यूस जब करा देते हैं, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जैसे हो गया, जिस बैक्टीरिया में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम एम्पिसिलिन डालते रहेंगे तो उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जिस बैक्टीरिया में वेक्टर के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, ठीक है, अगर हम उस पर एम्पिसिलिन डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं करेगा। इसी में अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उस पर हम टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं तो उस पर कोई असर नहीं करेगा वो। तो बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया जो जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिनके अंदर वो वेक्टर नहीं आया एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला, तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब हम लोग बैक्टीरिया से प्रोटीन वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लार्ज स्केल पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन SCP, ठीक है। और सिंगल सेल प्रोटीन के अलावा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी होते हैं। तो कोई भी प्रोटीन जो होता है वो हमें डिफरेंट होस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक प्रोटीन का जो है ना, एक होस्ट का प्रोटीन, एक ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन वो किसी दूसरे होस्ट में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से हम लोग जो प्रोटीन इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमने बताया था ना, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि विटामिन A जो है, ठीक है, सपोज कीजिए विटामिन A हम लोग है वो डिराइव कर, या हम लोग मान के चलते हैं इंसुलिन हार्मोन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन का इंसुलिन जो है वो हम लोग अगर किसी तरह से प्लांट में उसका इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और प्लांट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस जीन को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ना। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन हम लोग डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी में ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे बायोरिएक्टर नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोरिएक्टर ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं अपरेटस के फॉर्म में, बड़े बड़े सिलेंडर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। वैसे तो हमने लेकर चले थे कि 3-4 घंटे इसमें लगने चाहिए थे, लेकिन ये हमारा 2 ही घंटे में कवर हो गया ये पूरा चैप्टर। सोचिए इतनी जल्दी आपकी तैयारी करवाई जा रही है ना हर एक चैप्टर की, तो आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे देखिए। ये जो
चैप्टर्स हैं, तो इनको हम लोग इस डिस्कशन के बाद क्या करते हैं, इसको अपलोड भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी यूट्यूब चैनल से भी हमारे देख सकते हैं, जैसर बायोलॉजी क्लासेस नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसने कमेंट का, फिर दोबारा कमेंट क्या है, जो भी है। तो यहाँ पे बायोरिएक्टर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोरिएक्टर तो ये क्या होता है, सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज वगैरह में देखने को मिलेगा, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं इसके बायोरिएक्टर के। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग माइक्रोब्स वगैरह डाल देते हैं और कल्चर डाल देते हैं, ग्लूकोज वगैरह कल्चर मीडियम डाल देते हैं ब्रो, जिसमें अच्छे से वो माइक्रोब अपनी रिप्रोडक्शन कर पाए, अपनी जनरेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से इसमें क्या लगा होता है, फ्लैट बेड इम्पेलर जिसको बोल रहे हैं, इम्पेलर लगा होता है, ठीक है, फैन टाइप का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, रोटर भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोटर या मोटर से कनेक्ट रहता है, रोटर, इसको रोटर भी कहा जाता है या फ्लैट बेडेड इम्पेलर भी कहा जाता है। मतलब ये क्या करेगा, मिक्सिंग करने का काम करता है, मिक्सिंग करता है ज़्यादा ग्रोथ की, जिससे क्या होता है उसमें गैस के बबल्स जो होते हैं उसमें जनरेट होने लगते हैं, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन जनरेट होने लगती है। तो ऑक्सीजन से फिर क्या होता है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाती है और फिर वो इसमें अपना रेस्पिरेशन अच्छे से कर पाते हैं। ये सिंपल स्टीरियो टैंक बायोरिएक्टर दिया हुआ है, ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है, सिंपल स्टीरियो टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर भी दिया हुआ है ना, बायोरिएक्टर की हम लोग बात करें। एयर दोनों में क्या होता है, एयर बबल वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे स्टेराइल एयर थी, यानी रिक्वायर्ड माइक्रोब्स के अलावा जो कोई और दूसरे माइक्रोब्स होंगे, डिजायर्ड माइक्रोब्स के अलावा दूसरे जो माइक्रोब्स होंगे, कोई बैक्टीरिया होंगे, तो उनको यहाँ से हटा लिया जाता है स्टेराइल एयर के थ्रू, ठीक। और यहाँ पे स्टीम अंदर दी जा रही है, भाप दी जा रही है, ताकि इसमें कोई दूसरा बैक्टीरिया ना पनप पाए। एसिड बेस और पीएच का हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं ना, यानी सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं इनके अंदर जो भी बैक्टीरिया उनको, ताकि जो डिजायर्ड बैक्टीरिया वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और इसको प्लस हम लोग रोटेट भी करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं, एजिटेट करते रहते हैं इसको ग्रोथ को, जिससे कि क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो बायोरिएक्टर होता है इसको हम लोग लार्ज इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह से प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा होगा, द सेल्स कैन आल्सो मल्टीप्लाई इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी थ्योरी, लोड हो रहा है कभी कभी ये थोड़ा सा लोडिंग में लगता है। तो सेल्स जो होते हैं मल्टीप्लाइड होते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में, यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम द वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो देयर फिजियोलॉजिकली, अब यहाँ पे हम लोग इसका कल्चर मीडियम वगैरह चेंज करते रहते हैं, फ्रेश मीडियम डालते रहते हैं और दूसरा मीडियम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे एक्वारियम है, सपोज कि एक्वारियम है, अगर उसमें गंदा पानी बना रहेगा तो मछलियाँ क्या डेड होने लगेंगी, ठीक है, मछलियाँ डेड होने लगेंगी। फिर वो क्या होगा कि अगर हम उसका वाटर चेंज ना करें, ठीक है ना, उसका वाटर ऐसे ही बना हुआ है, गंदा हो रहा है लगातार, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसका अगर वाटर ना चेंज करें तो मछलियाँ मरने लगेंगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम उसका वाटर चेंज करना पड़ता है, जिस उसमें फ्रेश वाटर का सप्लाई करना पड़ता है, पुराने वाटर को इसमें से निकालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, मछलियाँ अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं, ठीक है, वो मरती नहीं है, डेथ नहीं होती उनकी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये माइक्रोब में कल्चर मीडियम वगैरह जो इसमें हमने डाला, ठीक है, इसमें माइक्रोब्स को ग्रो करा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, इस कल्चर मीडियम को चेंज करते रहेंगे, फ्रेश इसमें कल्चर मीडियम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि अब भाई वो बैक्टीरिया है वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो कल्चर मीडियम में ग्रोथ में उसमें मिलता जाएगा, ग्लूकोज वगैरह जो भी था उसका मीडियम, तो उसमें वो मिलता जाएगा। तो उससे क्या कल्चर मीडियम पॉल्यूटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वो बैक्टीरिया के सूटेबल नहीं रहेगा। तो कल्चर मीडियम को हम लोग चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम ना। तो इससे क्या होता है, एक्टिव लॉग या एक्सपोनेंशियल फेस में सेल्स वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, या बैक्टीरिया वगैरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लार्जर बायोमास हमको मिल जाता है डिजायर्ड प्रोटीन का, ज़्यादा ज़्यादा वो प्रोटीन बनाते हैं। बायोरिएक्टर्स में 1000 से लेके 1000 लीटर, 100 से लेके 1000 लीटर तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और स्पेसिफाइड प्रोडक्ट एंजाइम्स ये सब चीज़ें बनाते हैं माइक्रोब प्लांट और ह्यूमन सेल्स वगैरह में, ठीक है। और बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं बायोरिएक्टर से। बायोरिएक्टर में जो ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है, ग्रोथ कंडीशन की टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा बैक्टीरिया मर जाएंगे या सेल्स मर जाएंगी, तो फिर प्रोडक्ट कौन बनाएगा,
पीएच मेंटेन करना पड़ता है। बहुत एसिडिक पीएच अगर हो गया तो फिर भी सेल्स मरने लगेंगी, डेथ होने लगेगी। सबस्ट्रेट वगैरह वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी उनको ग्लूकोज वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। सॉल्ट वगैरह हो गया, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, उसमें जो सेल्स हैं मल्टीप्लाई कर सकें या जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये बायोरिएक्टर होता है। और फिर इससे क्या करते हैं, इसमें स्टीरर होता है। देखो यहाँ पे स्टीरर का भी नाम आया, स्टीरर, ठीक है, इसको स्टीरर भी बोलते हैं। स्टीरर, स्टीर टैग है ना, हाँ, तो स्टीरर भी बोलते हैं, रोटर या स्टीरर। तो ये स्टीरर क्या करता है, इसको फेंटने का काम करता है, ठीक है, उसको मिक्स करने का काम करता है, जिससे कि क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी। बताया था ना, ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी तो अच्छे से सेल्स या माइक्रोब्स जो होंगे वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रोब या सेल्स, तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना पाएंगी। तो स्टीर टैंक रिएक्टर जो होता है सिलेंड्रिकल और कर्ड बेस का होता है। यहाँ से नीचे से कर्ड बेस है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ है, नीचे से कर्ड बेस है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, तो इससे रिएक्टर कंटेंट को मिक्स करने में हेल्प रहती है, ठीक है, अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। स्टीरर फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू द बायोरिएक्टर, तो ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा और एयर बबल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी वगैरह रहती है। फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है। जब एजिटेट कर रहा है तो फोम तो बनेगा, झाग बनेगा, तो उसके लिए फोम कंट्रोलर सिस्टम, फोम ब्रेकर लगा देते हैं यहाँ पे, फोम ब्रेकर, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। ये फोम को तोड़ने का काम करेगा कि बहुत ज़्यादा झाग ना बन जाए, नहीं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ब्लॉक होने लगेगी फिर ना, फिर बैक्टीरिया डाई होने लगेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल एंड सैम्पलिंग पॉट्स, ये सभी होते हैं। यहाँ पे कई टर्म बैक्टीरिया यूज़ नहीं किया, लेकिन बता दें कि इसमें माइक्रोब वगैरह हम लोग ग्रो कराते हैं। भाई प्रोडक्ट हमको मिलेगा कैसे, कोई ना कोई सेल, कोई ना कोई माइक्रोब तो इसमें लेंगे ही लेंगे, ठीक है, इसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर, तो इस तब हमको प्रोडक्ट मिलता है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम फिर हम लोग पीरियडिकली निकालते रहते हैं। बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफरेंट बैचेस में हम लोग निकालते रहते हैं। इंसुलिन या जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, कोई भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट, कुछ भी हार्मोन बना रहे थे, कोई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना रहे थे, जो भी चीज़ बना रहे थे, हार्मोन या एंटीबायोटिक बना रहे थे, उसको हम लोग टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे बाहर। फिर हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करते हैं। जब बाहर उसको निकाल लिया, अब उसको प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, उसमें से जो अनवांटेड पार्ट है, ठीक है, तो वो चीज़ों को अलग कर देंगे ना। सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन इसका करते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। सेपरेशन करेंगे जो हमारा काम की चीज़ होगी और उसको प्योरीफाई कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ करते रहते हैं। प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक फिर, और फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं, ठीक है। अगर कोई दवाई वगैरह जैसे हम लोग बना रहे हैं तो उसका ट्रायल करेंगे, एनिमल्स वगैरह पे उसका ट्रायल किया जाता है, रैट्स वगैरह पे, तो वो सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में आती हैं, ठीक है। यानी प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन कर रहे हो, प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो बाद के जो भी प्रोसीजर हैं, बनाने के प्रोडक्शन के बाद के जो भी प्रोसीजर हैं प्रोडक्ट के, तो उसमें को क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहा जाता है। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को आप लोग एक बार दोबारा से 2x स्पीड पे रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर को रिकॉल करने में आसानी होगी। एक एक चीज़ के अच्छे से डिस्क्राइब की है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस किस सिटी को बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं आप लोग, और किस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट सिटीज़ से हैं और वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है वीडियो, ठीक। तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस किस सिटी से हैं, और ये भी साथ में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि उस चैप्टर की वीडियो हम लोग ज़रूर से ज़रूर बना के लाएँ जो जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो चैप्टर आपको ज़्यादा ईजी लगता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो और लाइव सेशंस की अपडेट आपको टाइम पे मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग की वीडियो शेयर कीजिए, और लोग की जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है उसकी तैयारी जो चले उसमें हेल्प होगी। आज हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वन शॉट में। हालांकि इसके लाइव जब हमने स्ट्रीमिंग किया ना, तो ये बीच से किसी वजह से इसमें एक ब्रेक आ गया है, ठीक है, तो इसलिए 2 पार्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ की अपलोड भी होती रहती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी होती है और अपलोड स्ट्रीमिंग भी होती है और अपलोड भी, तो आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, अगर आप अभी नहीं देख पाए लाइव सेशन में तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग इकोलॉजी चैप्टर को, ठीक है, इकोलॉजी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग मेन चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसमें बेसिक वे, जिससे आपके क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और चैप्टर्स जो है इसी से रिलेटेड उनके भी
बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक चैप्टर जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स लेके चल रहे हैं। इससे पहले का वन शॉट लेक्चर भी हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ना, तो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन में उससे भी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।